प्यारे मित्रों नमस्कार। आपका हिंदी गुरुकुल प्रो यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम यूपीपीएससी द्वारा आयोजित एलटी गेट परीक्षा 2018 जिसकी परीक्षा तिथि थी 29/7/2018 के विषय हिंदी के 130 प्रश्नों को हल करेंगे। प्यारे मित्रों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम बीमार हैं फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है वीडियो बनाने के लिए। आप चैनल को ज़रूर लाइक और कमेंट कर दें। तो प्रश्न नंबर 31 क्या कर रहा है, देखिए। अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है, बताइए किस प्रकार का दोष है 31 का। तो रस दोष है। क्या है? रस दोष। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 32 क्या कह रहा है, देखिए। अधर धरत हरि के परत ओठ दीठ पत ज्योत हरित बांस की बांसुरी इंद्र धनुष रंग होत। उपयुक्त दोहे में अलंकार, बताइए कौन सा अलंकार है। तो इसमें तदगुण अलंकार होगा। क्या? तदगुण अलंकार का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 33 पर। चिक्करही मरकट भालू छलबल करही जेहि खल छिजही। पंक्ति में काव्य गुण है। कौन सा काव्य गुण है, बताइए 33 का। तो इसमें ओज काव्य गुण है। कौन सी? ओज काव्य गुण है। प्रश्न नंबर 34 क्या कर रहा है, देखिए। उच्चारण स्थान के आधार पर यह व्यंजन, बताइए यह व्यंजन कहाँ से बोला जाता है। तो तालु से बोला जाता है। च छ ज झ यह तालु से बोला जाता है। प्रश्न नंबर 35 क्या कर रहा है, देखिए। हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है, बताइए किसका अनुस्वार सूचक नहीं है। ये नहीं को जरूर आप लोग याद कर ले। तो यह ध्वनि का अनुस्वार सूचक नहीं है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 36 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 36 क्या कह रहा है, देखिए। जिस व्यक्ति का चित्त किसी भी देश काल और परिस्थिति में एक समान रहता है उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो सी ऑप्शन से शांत चित्त है। प्रश्न नंबर 37 क्या कर रहा है, देखिए। कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात करे भौन से करत है नयनन से सौबात। उपयुक्त दोहे में प्रयुक्त क्रियापदों की संख्या क्या है, बताइए क्रियापदों की संख्या कितनी है। देखिए एक क्रियापद है, 2 3 4 5 6 7 और 8 है। क्या है? 8 इसमें क्रियापद है। प्रश्न नंबर चलते हैं 38। प्रश्न नंबर 38 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण, बताइए कौन सा शब्द विशेषण है 38 का। तो इसमें सौतेला हो जाएगा। क्या? सौतेला विशेषण है। प्रश्न नंबर 39 क्या कर रहा है, देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है, बताइए कौन सा सर्वनाम नहीं है। तो 10 गुना सर्वनाम नहीं है। 39 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 40 पे चलते हैं। सिर पर पांव रखकर भागना मुहावरे का सही अर्थ है। तो सिर पर पांव रख के भागना का मतलब होता है तुरंत भाग जाना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दुर्व्यवहार शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, बताइए दुर्व्यवहार कौन उपसर्ग है। दु वी और उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी सही है। देखिए दुह प्लस वी प्लस अव मूल शब्द हार है, इसको मिलाकर दुर्व्यवहार बनता है। प्रश्न नंबर 42 चलता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विदेशी स्रोत का है, बताइए कौन सा शब्द विदेशी है। तो रोशनदान विदेशी शब्द है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 क्या कर रहा है, सामिस का विलोम शब्द, बताइए सामिस का विलोम शब्द क्या है। सामिस का विलोम होता है निरामिस। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 44 देखिए। निम्नलिखित में अभ्र का पर्यायवाची है, बताइए अभ्र माने क्या होता है। अभ्र का पर्यायवाची क्या होता है, बादल होता है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कतिपय हिंदी व्याकरणों द्वारा संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है, बताइए संज्ञा प्रतिनिधि शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। 45 का
तो बादल के लिए किया गया है। 45 को बताइए। सर्वनाम के लिए, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, सर्वनाम के लिए किया गया है। प्रश्न नंबर 46, प्रश्न नंबर 46 क्या कर रहा है, किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का योग है, बताइए किस शब्द में तद्धित प्रत्यय का योग है। प्रश्न नंबर 46, तो इसमें सुनहरा में तद्धित प्रत्यय कौन, सुनहरा तद्धित प्रत्यय है। प्रश्न नंबर 47 देखते हैं। प्रश्न नंबर 47 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, बताइए कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ये शुद्ध है। भारत में अनेक जाति के लोग रहते हैं। प्रश्न में चलते हैं हम लोग 47, 48 पे चलते हैं। क्या 48, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, बताइए कौन सा शुद्ध है। तो वाल्मीकि शुद्ध है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49, प्रश्न नंबर 49 क्या कर रहा है, देखिए निम्नलिखित में से माघ विचरित कृति है कि माघ की कौन सी रचना है। तो शिशुपाल वधम, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए बुद्ध चरित्र के लेखक घोष है, स्वप्नवास दत्तम के लेखक भास है, रघुवंश के लेखक कालिदास है। प्रश्न नंबर 50, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा के योग में प्रयुक्त होता है, बताइए कौन सा विभक्ति प्रयोग होता है। तो नमः स्वस्ति स्वाहा चतुर्थी विभक्ति प्रयोग होता है, कौन सा, 50 का चतुर्थी विभक्ति, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 51, प्रश्न नंबर 51 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना हर्ष की नहीं है, बताइए कौन सी हर्ष की नहीं है। तो हर्ष की रचना ए नहीं है, ए वाला ऑप्शन शिशुपाल वधम माघ की रचना है। प्रश्न में चलते हैं हम लोग 52, ऋग्वेद का सही संधि विच्छेद क्या होगा, बताइए। ऋग्वेद ऋक प्लस वेद होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 53 क्या कर रहा है, गांव के दोनों ओर रास्ते हैं का संस्कृत में सही अनुवाद क्या होगा, बताइए। तो इसका होगा 53 का, बताइए कौन सा होगा, सी ऑप्शन सही होगा, ग्रामम उभयतः मार्ग शांति। प्रश्न नंबर 54 क्या कर रहा है, बताइए। काव्य रचना के दृष्टि महाकवि माघ किस तीनों गुणों के लिए विभूषित स्वीकार किए जाते हैं, बताइए माघ किस 3 गुणों के लिए जाने जाते हैं। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा, उपमा, अर्थगौरव, पद लालित्य के लिए माघ जाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 55 क्या कर रहा है, कालिदास की किस रचना को दूत काव्य माना जाता है, बताइए किस रचना को दूत काव्य माना जाता है। तो मेघदूतम, सी ऑप्शन से हो जाएगा, मेघदूतम को दूत काव्य माना जाता है। प्रश्न नंबर 56 क्या कर रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा संस्कृत वाक्य कारक प्रयोग की दृष्टि से अशुद्ध है, बताइए कौन सा अशुद्ध गलत है। 56, तो 56 का ए ऑप्शन गलत है, सीता रावणम अकुप्यत, ये गलत है। प्रश्न नंबर 57 क्या कर रहा है, गम धातु का विधिलिंग प्रथम पुरुष एक वचन में सही रूप है, बताइए कौन सा रूप सही होगा 57 बताइए। तो गच्छेत होगा, क्या होगा, गच्छेत होगा। मित्रों हम बीमार हैं फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से। आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट करके जरूर प्रेरित हमें वीडियो बनाने में करें। खडानन का संधि विच्छेद होगा, बताइए खडानन का संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन सी सही होगा, खट धन आनन, 58 का क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 59 क्या कर रहा है, मदमाता में कौन सा समास है, बताइए। तो मदमाता में तत्पुरुष समास है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 59 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं हम लोग 60, प्रश्न नंबर 60 पर। द्वंद्व समास की प्रमुख विशेषता, बताइए द्वंद्व समास की क्या विशेषता है। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान है, ऑप्शन सी से होगा, दोनों पद प्रधान होते हैं। प्रश्न नंबर 61 क्या कर रहा है, कालिदास के नाटकों में स्त्रियां तथा निम्न श्रेणी के पात्र किस भाषा में बोलते हैं, बताइए। तो ये प्रकृत भाषा में बोलते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर 62 क्या कर रहा है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी एक रचना भवभूति की है, कौन सी रचना भवभूति की है। तो उत्तम रामचरितम, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, 1 करोड़ रस के लिए जाने जाते हैं भवभूति। प्रश्न नंबर 63 क्या कर रहा है, पाणिपादम का विग्रह होगा, बताइए पाणिपादम क्या विग्रह होगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पाणि च पादव च। प्रश्न नंबर 64 देखिए,
क्या कर रहा है प्रश्न 64। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथमतः हिंद शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ? तो इसका ऑप्शन होगा हिंदी साहित्य का विकास। क्या? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1929 में प्रकाशित हुआ। कब? 1929 में। चलते हैं 65। प्रश्न 65 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा रचनाकार ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं है? बताइए कौन नहीं है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी नहीं है। महादेव वर्मा को यामा पर मिला था, पंत को चिदम्बरा पर मिला था, दिनकर को उर्वशी पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलते हैं 66 प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? बताइए उत्तर मध्यकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या नाम दिया? तो उन्होंने दिया क्या? रीत का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 66 कौन सा सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 67 क्या कर रहा है? हिंदी के किस इतिहासकार के मतानुसार शालिभद्र सूरी हिंदी के प्रथम कवि हैं? बताइए शालिभद्र सूरी को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो ऑप्शन ए सही है, गणपत चंद्र गुप्त ने माना है। प्रश्न नंबर 68 क्या कहा है? कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह प्रशंसात्मक उक्ति किसने लिखी है? बताइए किसने लिखी है? तो ये हरिऔध की रचना है। कौन सी रचना है? हरिऔध की रचना है। अयोध्या से उपाध्याय, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 69 चलते हैं। केशव कही न जाय का कहिए, पंक्ति के रचनाकार कौन है? बताइए। तो ये पंक्ति की रचना तुलसीदास, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 70 क्या कर रहा है? सूरज किरण की छांव आंचलिक उपन्यास के लेखक हैं। बताइए किसका उपन्यास है सूरज किरण की छांव? 70 का। तो ये राजेंद्र अवस्थी का। किसका? राजेंद्र अवस्थी का है। प्रश्न नंबर 71 क्या कर रहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रेमाख्यान परंपरा की पहली रचना किसे मानते हैं? बताइए किसे मानते हैं? तो मृगावती को मानते हैं। किसको मानते हैं? मृगावती को मानते हैं। प्रश्न नंबर 72 क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना शिवदास सिंह चौहान की है? बताइए कौन सी रचना शिवदास सिंह चौहान की है? तो डी ऑप्शन से है, हिंदी साहित्य के 80 वर्ष। प्रश्न 73 राउरवेल किस तरह की रचना है? बताइए कौन सी रचना है? तो ऑप्शन ए सही है, गद्य पद मिश्रित चंपू काव्य है। ये 2021 में पूछ लिया गया। इसमें 7 नायिकाओं का वर्णन, किसने? 7 नायिकाओं का नक्शिक वर्णन किया, नक्शिक वर्णन है। प्रश्न नंबर 74 चलते हैं। प्रश्न नंबर 74 क्या कर रहा है? प्रसिद्ध समीक्षक रमेश कुंतल को उनकी किस कृति के लिए 2017 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया? तो उनको किस रचना के लिए दिया गया? 74 बताइए। तो ऑप्शन डी से हो जाएगा, विश्व मिथक सरित सागर के लिए दिया गया। प्रश्न नंबर 75 प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ था? बताइए। तो नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था। कब हुआ था? 1975 ईस्वी में हुआ था। प्रश्न नंबर 76 देखिए क्या कर रहा है? सूची 1 से सूची 2 को सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर बताइए। तो जूही की कली किसकी रचना है? निराला की रचना है। नदी के द्वीप किसकी है? अज्ञेय की है 76 में। और देखिए ये पुष्प की अभिलाषा किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की है। और नौका विहार किसकी है? सुमित्रानंदन पंत की है। 76 का कौन सा कूट हो जाएगा बताइए? तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। कौन? ए वाला सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं हम लोग 76 पर चलते हैं। निम्नलिखित में विष्णु प्रभाकर लिखित यात्राविद कौन सा है? बताइए कौन सा यात्राविद विष्णु प्रभाकर का है? 77 का। तो ज्योतिर्पुंज हिमालय, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्योतिर्पुंज हिमालय। प्रश्न नंबर 78 क्या कहा है? देखिए मित्रों, ये एलटी गेट 2018 के प्रश्न पत्र है जो आपकी परीक्षा के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत मजबूती प्रदान करेगा और आपको मालूम चलेगा कि कैसे प्रश्न पत्र पूछा जाता है। महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पथ के साथी में निम्नलिखित में किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? बताइए। पथ के साथी उसकी एक संस्मरण है, उसमें किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? तो इसमें 78 का कौन सा हो जाएगा बताइए? तो अयोध्या से उपाध्याय अरियोडी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 79 क्या कर रहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी को केंद्र में रखकर लिखी गई पुस्तक व्योमकेश दरवेश किसने लिखा? विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी ने। यह हजारी प्रसाद के जीवन पर लिखा गया है।
प्रश्न नंबर 80 क्या करें, वर्ष 2017 का ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्नलिखित में से किस लेखिका को दिया गया, बताइए 80 का बताइए किस लेखिका को दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो किशोरा सोबती, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 81, प्रश्न नंबर 81 क्या कर रहा है देखिए, मैं उनका आदर्श नहीं जो व्यथा न खोल सकेंगे, पूछेगा जग किंतु पिता का नाम न बोल सकेंगे, जिसका लिखित विश्व में कोई कहीं न अपना होगा, मन में लिए उमंग जिन्हें चिरकाल कल्पना होगा। उपयुक्त पंक्तियाँ दिनकर की किस रचना की बताइए, तो किस रचना की 81 को बताइए, 81 को रस्म रथी की है, किस है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 82 चलते हैं, एक और द्रोणाचार्य किसकी नाट्य कृति है बताइए, एक और द्रोणाचार्य तो शंकर शेष की नाट्य कृति है, किसकी, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 83, 83 क्या कर रहा है, यह निसंकोच कहा जा सकता है कि भाषा पर जैसा अचूक अधिकार इनका था वैसा और किसी कवि का नहीं। रामचंद्र शुक्ल का यह कथन किस कवि के लिए संबंध है, तो किसके लिए है, कबीर के लिए है। भाषा पर जबरदस्त अधिकार कबीर का था। प्रश्न नंबर 84 देखते हैं, हिंदी आलोचना में शुक्ल जी की चिंतात्मक मान्यताओं को सबसे प्रबल समर्थक किसने किया बताइए, शुक्ल की मान्यताओं को समर्थक किसने किया, तो रामबिलास शर्मा ने किया था। आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं, किसी कौन माने जाते हैं आधुनिक एकांकी के जनक, तो राम कुमार वर्मा, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 86, प्रश्न नंबर 86 क्या कर रहा है, सूरदास प्रेमचंद के किस उपन्यास के पात्र हैं बताइए, किसके पात्र हैं, तो रंगभूमि के पात्र हैं। प्रश्न नंबर 86 का बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 87 क्या कर रहा है देखिए, रीत काल को अलंकृत काल किस इतिहासकार ने कहा बताइए, 87 का किसने कहा अलंकृत काल, तो मिश्र बंधुओं ने कहा। विश्वनाथ समिति ने क्या कहा, श्रृंगार काल कहा, क्या कहा, श्रृंगार काल कहा। शुक्ल ने क्या कहा, रीत काल कहा। चलते हैं 88 प्रश्न क्या कर रहा है देखिए, मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, अगर तुम वास्तव में मुझसे कुछ पूछना चाहते हो तो हिंदवी में पूछो, जिससे कि मैं कुछ अद्भुत बातें बता सकूं। यह कथन किसका है बताइए, 88 का, तो अमीर खुसरो का है, किसका है, अमीर खुसरो, आदिकाल के अंतिम कवि माने जाते हैं। प्रश्न नंबर 89, प्रश्न नंबर 89 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद के शिष्य नहीं है बताइए, कौन नहीं है, नहीं को हमेशा आप घेर लिया करिए। 89 को बताइए कौन नहीं है, इसमें चारों हैं, कौन है, चारों रामानंद के शिष्य हैं, इसको स्टार मिलेगा। प्रश्न नंबर 90 क्या कर रहा है देखिए, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय, पंक्ति के लेखक कौन से भक्त कवि हैं बताइए, किसके ये रचना है, तो रहीम की रचना है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 91, प्रश्न नंबर 91 क्या कर रहा है, रामकृष्ण परमहंस के जीवन को लक्ष्य करके लिखी गई पुस्तक हलचल के पंख, कौन सी पुस्तक, हलचल के पंख के लेखक हैं, कौन है बताइए 91 का, तो कृष्ण मोहन अवस्थी है, कौन है, बी ऑप्शन सही, मोहन अवस्थी। तो 92 चलते हैं, रेखाएं बोल उठी, रेखाचित्र किसने लिखा है बताइए, तो देवेंद्र शस्त्रार्थी का, ये ऑप्शन सही हो जाएगा 92 का। चलते हैं 93 पर देखते हैं, केवल 6 निबंध लिखकर निम्नलिखित में से किस लेखक ने हिंदी जगत में ख्याति अर्जित की बताइए, केवल 6 निबंध लिखे हैं, किसने लिखा है, अध्यापक पूर्ण सिंह लिखे, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 94 पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 94 पर चलते हैं, कविता मनुष्य को स्वार्थ संबंधों के संकुचित घेरे से ऊपर उठाती है, कथन किसका है, 94 पर चलते हैं देखिए, तो रामचंद्र शुक्ल का है, किसका है, रामचंद्र शुक्ल का है। तो 95 चलते हैं, 95 क्या कर रहा है देखिए, सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए, सूचियों को दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। 95 पर चलते हैं, कौन सही है देखिए, मोर पखा सिर ऊपर रखियो, किसका है, रसखान का है। बसो म्यारे नैनन में नंदाले, मीराबाई की पंक्ति है। भक्तन को कहाँ सी करी सुका में, कुंभनाश की पंक्ति है। और ये प्रीत कर दिन्नी करे छोरी है, किसका है, सूरदास का है। इसमें कौन सा कुट सही हो जाएगा 95 का देखिए,
तो 95 का फुट सी सही हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं 96 पर। जयशंकर प्रसाद के किस नाटक में कर्नेलिया विदेशी पात्र है? बताइए। कर्नेलिया सेल्यूकस की पुत्री थी कर्नेलिया, तो ये किसका पात्र है? तो चंद्रगुप्त की पात्र है कर्नेलिया। बोली थी अरुण यह मधुमय देश हमारा, यह कथन पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, कर्नेलिया का है। प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं है? बताइए कौन सी रचना भिखारी दास की नहीं को हमेशा गोला लगा दे। तो डी ऑप्शन सही होगा, भाषा भूषण। भाषा भूषण किसकी है? तो ये जसवंत सिंह की है, ये अलंकार ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 98 पर चलते हैं। सूरदास के विषय में कौन सा कथन गलत है? बताइए कौन सा कथन गलत है। देखिए गलत पूछ लिया है। सूरदास को सभी विद्वान जन्मांध मानते हैं, सभी नहीं मानते, कुछ जन्मांध मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। ये सूरदास श्रीनाथ मंदिर वृंदावन कीर्तन करते सही है। सूरदास बल्लभाचार्य से सही थे। प्रभु हो सब पतितन को राजा, पर निंदा मुख पूरी रहियो जग यह किसान, ये भी सूरदास की पक्ति है। ये ऑप्शन सही हो जाए, यही गलत है। प्रश्न नंबर चलते हैं हम लोग 98 99 पर। निम्नलिखित में से किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? बताइए किसका संबंध सिद्ध साहित्य से नहीं है? तो गोपी चंद का सिद्ध साहित्य, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 100। प्रश्न नंबर 100 पर चलते हैं। निम्नलिखित का पंक्ति किस रचनाकार की है? प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बड़े दिन राती। यहाँ ज्योति रहना चाहिए, क्या करेंगे आयोग गलत लिखता है। किसकी पंक्ति है? 100 को बताइए। तो रैदास की पंक्ति है। प्रश्न नंबर 101। देखिए 101 क्या करा? हिंदी रीत ग्रंथों की परंपरा चिंतामणि त्रिपाठी से चली, अतः रीत काल का आरंभ उन्हीं से मानना चाहिए। यह कथन किसका है? बताइए। चिंतामणि त्रिपाठी से चली आ रही है रीत काल की प्रवर्तक, किसने माना है? शुक्ल ने। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चिंतामणि को ये रीत काल का प्रवर्तक मानते हैं। प्रश्न नंबर 102। मित्रों चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और जिससे हमें वीडियो बनाने में मोटिवेशन और प्रेरित करता है। और कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसी लगी। छार उठाए लिन्ह एक मुट्ठी, दीन उड़ाए पृथ्वी झूठी। यह पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? बताइए। 102। तो ये ग्रंथ लिया गया है पद्मावत से। बताइए पद्मावत की रचना कब है? 1540 ईस्वी है। किस भाषा में है? अवधी भाषा में है। किसने लिखा? मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। 103। लंका यात्रा का विवरण, यात्राविद के लेखक कौन है? बताइए किसने लंका यात्रा का विवरण लिखा? तो गोपाल राम गहमरी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 104। प्रश्न नंबर 104 क्या कर रहा है? देखिए ये तो बहुत लंबा है। अधोलिखित स्थापना एक ए और तर्क आर पर विचार कीजिए। बताइए विचार करिए। स्थापना एक, तुलसी के मत में निर्गुण रूप सुलभ यति, सगुण जान नहीं कोय, सुगम आगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रष्ट होय। स्थापना ये है। उसका तर्क है क्योंकि सगुण आकार की उपासना और अनुभव के दायरे में लाना सहज है, जबकि निर्गुण निराकार की उपासना और अनुभूति नितांत कठिन है। बताइए कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका सही हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? बी ऑप्शन। ए सही है और आर गलत है। प्रश्न नंबर चलते हैं 105। प्रश्न नंबर 105 पर चलते हैं। निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में से कौन से युग्म सही है? बताइए कौन सा सही है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर का है, और सब गलत है। समय है सहचर रामदास मिश्र का है। कस्तूरी कुंडल बस है मैत्रेयी पुष्पा का है। और घर की बात रामविलास शर्मा की आत्मकथा है। संकलन त्रय में कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं? बताइए कौन सा तत्व सम्मिलित नहीं है? 106 का बताइए। तो गीत नहीं संकलित है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, गीत नहीं संकलित है। स्थान काल घटना आता है संकलन त्रय में। प्रश्न नंबर 107। प्रश्न नंबर 107 क्या कर रहा है? भाषा की समाज शक्ति और कल्पना की संहार शक्ति का सर्वाधिक उपयोग निम्नलिखित में किस कवि ने किया? बताइए किस कवि ने किया? तो किसने किया? 107 का बताइए। तो बिहारी ने किया। बहुत इनको बढ़ा चढ़ा के अनुक्ति अलंकार के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रश्न नंबर 108 चलते हैं।
कबीर के बीजक पर रची गई त्रिज्या टीका किसकी है बताइए। कबीर के बीजक पर रखी गई है त्रिज्या टीका है किसकी है बताइए। 108 का, 108 का है पूरन दास का। किसका है? पूरन दास का है। 109 पर चलते हैं। 109 प्रश्न क्या कर रहा है? अर्धनारीश्वर निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है बताइए। 109 अर्धनारीश्वर के दिनकर है। कौन है? दिनकर। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 110, सीट नंबर 6 किस लेखिका का कहानी संग्रह है बताइए। सीट नंबर 6 किसका कहानी संग्रह है 110 का बताइए। तो 110 का हो जाएगा ममता कालिया का। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों ये सभी प्रश्न ELT 2018 में पूछे गए हैं, आप इसको अच्छी तरीके से याद कर लें। नाथ संप्रदाय में हठयोग का क्या अर्थ बताइए। हठयोग का क्या अर्थ है? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। हठ का अर्थ सूर्य है और ठ का अर्थ चंद्र है, दोनों का योग हठयोग कहलाता है। प्रश्न नंबर 112, निम्न कवियों को उनकी कृतियों में कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ये 112 का विद्यापति पदावली, भक्तमाल, नाभादास भक्तमाल, नंददास यमुनाष्टक, सुंदरदास सुंदर विलास। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यमुनाष्टक नंददास का नहीं है। प्रश्न नंबर 113, प्रश्न नंबर 113 क्या कर रहा है देखिए। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें प्रखर थी, इनमें संदेह नहीं। पंक्तियों के लेखक बताइए। ये किसका कथन है? तो ये रामचंद्र शुक्ल का कथन है। किसका कथन है? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 113 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 114 पर चलते हैं। रामायण महानाटक के लेखक कौन बताइए। रामायण महानाटक किसने लिखा है? तो प्राणचंद चौहान ने लिखा है। 115 क्या कहा है देखिए। निम्नलिखित तथ्यों को कालक्रमानुसार लिखिए बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। कब लिखा? तो 1929 में लिखा। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। कब की? तो 1574 ईस्वी में किया। अज्ञेय का तारसप्तक का प्रकाशन किया। कब किया? 1943 ईस्वी में किया। जयशंकर प्रसाद की कमायनी की रचना कब की? 1935 ईस्वी में कमायनी की रचना है। इस प्रकार कौन सा कूट सही हो जाएगा बताइए। 115, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलते हैं 116 पे। क्या कर रहा है? गिरा हो जाती है सनयन नयन करते नीरव भाषण, जैसे विरोधाभासी चमत्कार का संदर्भ किसकी कविता में प्राप्त है बताइए। किसकी कविता में प्राप्त है? 116, तो पंत की कविता में प्राप्त है। किसकी? पंत। ये प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाने जाते हैं पंत। प्रश्न नंबर 117, प्रश्न नंबर 17 क्या कर रहा है देखिए। मित्रों चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करके बताएं ये प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लग रही है, जिससे हमें वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है। निम्नलिखित में से कौन सा कहानी संग्रह नासिरा शर्मा की है बताइए। कौन सी कहानी संग्रह नासिरा शर्मा की है? तो नासिरा शर्मा की है 117 का बताइए। तो पत्थर गली, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पत्थर गली नासिरा शर्मा की है। 118 क्या कर रहा है देखिए। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है बताइए। किस ग्रंथ के लेखक रामविलास शर्मा नहीं है? तो ये ऑप्शन से कविता के नए प्रतिमान किसकी रचना है? नामवर सिंह की रचना है। 119 प्रश्न क्या कर रहा है। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है बताइए। आत्मनिरीक्षण किसकी आत्मकथा है? तो सेठ गोविंद दास, ऑप्शन सी से हो जाएगा। सेठ गोविंद दास की आत्मकथा आत्मनिरीक्षण है। 120 प्रेमचंद की जीवनी है। क्या है? कलम का मजदूर के रचनाकार कौन है? तो मदन गोपाल हैं। अमृत नाथ ने लिखा था कलम का सिपाही। शिवरानी देवी ने लिखा था प्रेमचंद के घर में। विष्णु प्रभाकर ने लिखा था आवारा मसीहा। 121 देखिए प्रश्न नंबर। कबीर ने जिस प्रकार एक निराकार ईश्वर के लिए भारतीय वेदांत का पल्ला पकड़ा, उसी प्रकार उस निराकार ईश्वर की भांति के लिए सूफियों का प्रेम तत्व लिया है और अपना निर्गुण धूमधाम से निकाला है। यह कथन किसका है? 121 का चलिए कथन किसका है? ये कथन रामचंद्र शुक्ल का है। किसका है? रामचंद्र शुक्ल। डी ऑप्शन
सही हो जाएगा। अब चलते हैं 122। 122 क्या कर रहा है? प्रवासी के गीत के रचनाकार कौन है? बताइए प्रवासी के गीत किसकी रचना है? तो नरेंद्र शर्मा, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 123 चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? बताइए कौन सा कथन गलत है? मन पवन की नौका कुबेर नाथ राय का निबंध संग्रह है, विचार और वितर्क हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध संग्रह है, कौन तू फुलवा बीरनहार विवेकी राय की रचना है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी के निबंधकार हैं। कौन सा गलत है बताइए? तो इसमें सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 123 का सी हो जाएगा। ये विद्यानिवास मिश्र का है। किसका? विद्यानिवास मिश्र की रचना है। प्रश्न नंबर चलते हैं 124। मगही किस उपभाषा की बोली है? बताइए मगही किस उपभाषा की बोली है? प्रश्न नंबर 124 तो बिहारी बोली है मगही। प्रश्न नंबर 125। प्रश्न नंबर 125 क्या कर रहा है देखिए, एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है। बताइए एकाक्षरी भाषा परिवार कौन सा ये है? तो चीनी भाषा परिवार एकाक्षरी भाषा परिवार मानी जाती है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 126 चलते हैं। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन है? बताइए आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन है? तो सोस्यूर हैं आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक। 127 क्या कर रहा है? निम्नलिखित आधुनिक भाषाओं में से किसका संबंध अपभ्रंश की 85 बोली से? बताइए तो अपभ्रंश की 85 बोली है पंजाबी। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 128 चलते हैं। गैल भैल आदि किस बोली की किस तरह की क्रियाएं हैं? बताइए किसकी बोली की है, किस की है? तो ये भोजपुरी की है, भूतकालिक क्रियाएं हैं। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 129 क्या करा देखिए, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बताइए कौन सी भाषा? तो मराठी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 130 क्या करा देखिए, निम्नलिखित में से असत्य कथन को चुनिए। बताइए जो गलत हो आप उसको वहीं बताना है। रीवा सतना शहडोल बघेली बोली के क्षेत्र है। वर्धा की राष्ट्र भाषा सुधार समिति की ओर से देवनागरी में जो सुधार हुआ वह स्वर खड़ी के नाम से जाना जाता है। खड़ी बोली का अन्य नाम कौरवी है। राजस्थानी उपभाषा का विकास सौसैनी अपभ्रंश हुआ है। ये तो यही गलत है। राजस्थानी का जो है 85 से नहीं हुआ है, ये पश्चिमी हिंदी से हुआ। ये गलत है, ये गलत है। पश्चिमी हिंदी से हुआ। किससे? पश्चिमी हिंदी से। पश्चिमी हिंदी से हुआ है। प्रश्न नंबर चलते हैं 131। प्रश्न नंबर 131 का है, क व्यंजन के विषय में निम्न में से कौन सा सही है? बताइए क के बारे में कौन सा सही है ऑप्शन? 131 का तो 131 का ए ऑप्शन से हो जाएगा। ये क्या है? क अल्पप्राण है, अघोष है, स्पर्शी व्यंजन है, कंठ ध्वनियाँ है। 132 चलते हैं। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई है। बताइए भोजपुरी बोली की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो मागधी अपभ्रंश से हुई है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 चलते हैं। 133 ड ढ ध्वनियों के विषय में कौन सा कथन शुद्ध है? बताइए कौन सा सही है? तो ये मूर्धन उक्षिप्त ध्वनियाँ हैं। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ये उक्षिप्त व्यंजन कहलाते हैं, ड और ढ। प्रश्न नंबर 134 देवनागरी में अ के 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया? बताइए अ की 12 खड़ी का सुझाव किसने दिया? सी ऑप्शन से काका कालेलकर ने दिया। प्रश्न नंबर 135 चलते हैं। जिन ध्वनियों के संयोग से शब्दों का निर्माण होता है उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? डी ऑप्शन से स्वनिम कहते हैं। प्रश्न नंबर 136 क्या कर रहा है देखिए, उच्चारण की दृष्टि से श श स व्यंजन किस प्रकार के हैं? बताइए ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 137 झांसी जालौन हमीरपुर में कौन सी बोली प्रचलित है? बताइए कौन सी बोली है? झांसी में बुंदेली बोली है। ये देखिए बुंदेली हर बोलो हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कविता है झांसी की रानी पर। 137 बाय 138 देवनागरी का विकास किस लिपि में हुआ? बताइए देवनागरी का विकास किस लिपि में हुआ? तो ब्राह्मण। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर चलते हैं 139 नाटक को पंचम वेद की मान्यता किसने प्रदान की? बताइए
तो सी ऑप्शन सही होगा। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र को क्या कहा? पंचम वेद कहा है। प्रश्न नंबर 140, अर्थ वैमल्यम प्रसाद, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। यह परिभाषा किस आचार्य की है? तो यह परिभाषा वामन के, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भामह, भामह के अनुसार काव्य में कितने दोष हैं? बताइए, भामह के अनुसार काव्य में कितने दोष हैं? 141 का तो 4 दोष हैं। कितने? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 142, करुण रस को एकमात्र रस किसने माना है? बताइए। तो भभूति ने माना है। इसकी रचना क्या है? उत्तम राम चरितमृत रचना है भभूति की। बिनु पद चले सुने बिनु कहना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। बताइए 143 का कौन सही होगा? में कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार। देखिए, बिना पैर के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है, जहाँ कारण न होते हुए भी कार्य हो जाए वहाँ विभावना अलंकार होता है। मित्रों, ये प्रश्नोत्तरी कैसी लग रही है? आप कमेंट करके जरूर बताएं। 144, मैं राज्य की चाह नहीं करूँगा, है जो तुम्हें इष्ट वही करूँगा, संतान जो सत्यवती जानेगी, राज्याधिकारी वही बनेगी। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? बताइए। इंद्रवज्जा संधि है। इसमें होता है 11 मात्रा। कितनी मात्रा है? 11। देखिए, ये वर्णिक छंद है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। वर्ण गिने जाते हैं वर्णिक छंद में। चलते हैं प्रश्न नंबर 145। 145 क्या कर रहा है? काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। काव्य की यह परिभाषा देने वाले विद्वान कौन है? बताइए। तो बाबू गुलाब राय, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 146, दोहा किस प्रकार का छंद है? बताइए, दोहा किस प्रकार का छंद है? मित्रों, प्रश्नोत्तरी अगर अच्छी लग रही है तो लाइक का बटन जरूर दबा दें। दोहा किस प्रकार का छंद है? तो दोहा अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें होती है 11 और 13 मात्राओं पर 24 मात्राएं होती हैं दोहे में। प्रश्न नंबर 147। प्रश्न नंबर 147 क्या कर रहा है? देखिए, उद्धव शतक की हम लिखो हैं कहाँ, हमको लिखो हैं कहाँ, हमको लिखो हैं कहाँ, कहन सबे लागे। जब उद्धव जी आए थे कृष्ण का संदेश देने, तो गोपियाँ कह रही है हमको लिखो है कहाँ, हमको लिखो है कहाँ। ये क्या है? गोपियों का भावोत्कर्ष है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 148। प्रश्न नंबर 148 क्या कर रहा है? जिस धर्म साम्य को आधार बनाकर उपमेय उपमान में एकता स्थापित की जाती है उसे कहते हैं। बताइए, क्या कहते हैं? 148 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 148 कौन सही हो जाएगा? साधारण धर्म कहते हैं। 142 क्या कर रहा है? रोमांस किस प्रकार का अनुभव है? रोमांस किस प्रकार का अनुभव है? रोमांस सात्विक अनुभव। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 150। प्रश्न नंबर 150 आज की प्रश्नोत्तरी का अंतिम प्रश्न है। मित्रों, कमेंट करके जरूर बताएं ये प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लग रही है। चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमको मोटिवेशन वीडियो बनाने में प्रेरित करें। और हम बीमार फिर भी आपकी तैयारी के लिए लगे हुए हैं। आप वीडियो हमारी पूरी तैयारी से देख कर जाएँ, क्योंकि हम लोग सफल अभ्यर्थी हैं। सूची 1 से सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग सही उत्तर लीजिए। बताइए, ये रस है, इसका स्थायी भाव है। तो रौद्र का क्या होता है? क्रोध होता है। वीर का क्या होता है? स्थायी भाव उत्साह होता है। करुण का कहता है शोक होता है। और अद्भुत का कहता है विस्मय स्थायी भाव होता है। इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 150 का बताइए, 150 कौन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। मित्रों, इससे आप प्रीवियस ईयर्स के पेपर में आप जान पाएँ कैसे प्रश्न एलटी जीआईसी पूछता है। आप इसी के अनुसार तैयारी को मजबूती प्रदान करें। मित्रों, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।